हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट जुलाई 2024 की शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बिल्कुल भी कोई कमी छोड़ी भी नहीं जानी चाहिए। उसी क्रम में आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास नंबर 7 को करने वाले हैं। इससे पहले 6 सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहले भी काफ़ी अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे और आज फिर से एक बार एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ को डिस्कशन करेंगे और बिल्कुल नए और बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक बात आपसे डिस्कस हो जाए, एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो जाए, ताकि आपको परीक्षा में किसी स्तर की कोई समस्या न रह जाए। ठीक है। और क्लास को शुरू करने से मेरा एक छोटा सा अनुरोध आपसे है कि आप सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे उन्हें भी लाभ मिल सके, वो भी सीटेट की प्रिपरेशन ठीक प्रकार से कर सकें, ये सभी को अवसर मिले। और बेटा सब्सक्राइब जरूर करा दीजिएगा ताकि वो अगली नोटिफिकेशन उन तक आसानी से पहुंच सके। आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, इसे CLP कहा जाता है, जिसका पूरा नाम होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। बेटा इंग्लिश नेम इसका जरूर याद कर लो, कई बार हिंदी में कुछ और भी नाम आ सकता है। CLP को किस नाम से बुलाएंगे? C फॉर कॉग्निटिव, A स्टैंड्स फॉर एकेडमिक, L stands for language, P is the proficiency। किससे संबंधित है? आइए जानते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे उत्तर बन जाएगा। विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम इसकी विशेषता है। और बाकी इसके जो ऑप्शंस लिखे हैं वे उसके उत्तर से नहीं बनेंगे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष विधि में, देखिए डायरेक्ट मेथड आप जानते हो, जहाँ पर बिना मातृभाषा की मदद से भाषा को सीखने सिखाने पर बल दिया जाता है, वह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। चलिए जानते हैं भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष विधि में किन 2 घटकों का प्रयोग किया जाता है। इसका भी उत्तर आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि श्रव्य दृश्य सामग्री या विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बाकी के ऑप्शन ऐसे नहीं हैं, इसलिए उत्तर भी नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं हम लोग। कह रहे हैं कि मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं। देखिए मौन अवधि का मेन ये होता है, मौन अवधि बच्चों में 3rd स्टैंडर्ड से शुरू कर दिया जाता है। मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करेगा, मतलब इसमें क्या है कि बिना बातचीत के पठन एकाग्रता के साथ किया जाता है या उनमें स्व अध्ययन की आदत को विकसित किया जाता है। इसमें बच्चे के नेत्र और मस्तिष्क 2 घटक सक्रिय होते हैं। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन उत्तर बन जाएगा। चेहरे की भाव भंगिकाएँ सीखेंगे। भंगिकाएँ आप समझते हो ना, हाव भाव कह सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। बेटा बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस। ज़रूर ठीक से इसको देख लें, समझ लें। विद्यार्थी को नई नई शब्दावली सिखाने के लिए युक्तियाँ सिखानी क्यों ज़रूरी? युक्तियाँ समझते हो ना, रणनीतियाँ, टैक्टिक्स, तरीके सिखाने क्यों जरूरी हैं? इसलिए ज़रूरी है जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सके। ठीक है। मतलब आप समझते हो ना कि जब बच्चे को टैक्टिक्स पता चल जाएंगी कि वोकैब्स को कैसे सीखना है, पढ़ना है, उसका अनुप्रयोग कैसे किया जाना है, तो वो नए शब्दों को अपने शब्द श्रृंखला में शामिल कर लेगा।
ठीक है। सो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है, कक्षा में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन ने आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है, आप सीखने के लिए स्थितियों को सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे। उचित विकल्प का चुनाव करना होता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को भी पढ़ेंगे और डी को भी जानेंगे। शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे, एक संसाधक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत देंगे। देखिए, माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका सर्वाधिक होनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन, कि स्थितियों का सृजन करेंगे, विद्यार्थियों को सीखने के भरपूर अवसर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। बेटा सारे के सारे लोग ना और साथ में खुद भी ऑप्शन करने की कोशिश किया करो, ताकि आपको ये पता चले कि आपका उत्तर सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इसको कहा जाता है स्वमूल्यांकन। आप सेल्फ इवेलुएट कर सकते हो कि पेडागोजी में हम कितना मजबूत हो पाए हैं अब तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है, मतलब इसका एग्जैक्ट मीन क्या है, क्या होना चाहिए? तो बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ये तो भाई होगा नहीं। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये भी नहीं। बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए कक्षा में, और जैसे डी ऑप्शन लिख रहे हैं, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, ये उचित नहीं है बिल्कुल भी। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब बन चुका है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण तो इसमें सब है, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो भाषा सीखने में हमारी मदद ना करे, लेकिन सर्वाधिक उचित विकल्प होगा सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा सर्वाधिक रूप से हम सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सीखते हैं, और कक्षा भी एक लघु समाज होती है, उसमें भी कहा जाता है कि क्लास को इंटरैक्टिव बनाया जाए ताकि बच्चे उसके साथ खुद को क्रियाशील रख सकें। ठीक है, और उनकी लर्निंग इफेक्टिव हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं, ध्यान से देखेंगे। एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा है। एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत कैसे करती है? बच्चों को कुछ विशेष सिचुएशन क्रिएट करके देती है, बच्चों से प्रश्न करती है, बच्चों से अपने अनुभव भी साझा करती है। तो जानते हो क्या कर रही है? वो बच्चों को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। मतलब कह सकते हो कि कक्षा में अधिगमपूर्ण माहौल बन सके, इसके लिए वह भूमिका को तैयार कर रही है। मतलब वह काम कौन सा है? पठन पूर्व कार्य हो गया। ठीक है। आपने बचपन में कुछ खेल देखे होंगे, जिसमें से एक सर्वाधिक मज़ेदार आनंददायक खेल था मदारी का खेल। आप देखे होंगे कि मदारी जब भी खेल दिखाने के लिए आता था तो वो घूम घूम कर पूरे मोहल्ले में डमरू बजाता था। डमरू बजाने से बच्चों तक मैसेज जाता था कि मदारी वाला आया है, और खेल के बारे में बताता भी था कि हम आपको क्या दिखाने वाले हैं।
ठीक है, मतलब वह डमरू बजा करके खेल से संबंधित भूमिका को तैयार कर रहा है और उसके बाद एक स्थान पर ठहर कर खेल को दिखाने का काम शुरू कर देता है। शिक्षिका भी कुछ ऐसा ही परिवेश तैयार कर रही है। सो आंसर क्या बन जाता है आपका? ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? तो देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन हो सके, है ना, पढ़ने की कुशलता का आकलन हो सके, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ को समझना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। संप्रेषणीय भाषा क्या है? जिसको कम्युनिकेटिव लैंग्वेज कहा जाता है। इसमें प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। किस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए? तो आप जानते ही हो कि जो ऑप्शन आपका फर्स्ट लिखा है ये सबसे उचित है, बढ़िया है। शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है ना। सहज वक्ता के रूप में समझते हो ना, जैसे कई बार आप जानते हो, मतलब सहज वक्ता का मतलब है किसी भी विषय पर बोलने के लिए विचार और भाषा से संबंधित शब्दों की कमी न महसूस हो और बड़ी सहजता के साथ अपनी बात को वक्ता रख सके, विद्यार्थी रख सके। यह गुण उसके अंदर तब विकसित हो पाएगा जब उसे अवसर दिए जाएंगे बोलने के। क्लियर है ये चीज़? आइए क्वेश्चन नंबर 11 को ठीक से समझेंगे। व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। क्या नहीं है भैया? देखिएगा, मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, ये तो उसमें आएगा। व्याकरण को महत्व देना, ये व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषताओं में से जो एक नहीं होगा वो मुझे बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही उत्तर बनेगा, क्योंकि संप्रेषणात्मक कौशल का संवर्धन की बात कर रहे हैं। देखिए, एक दो बच्चे लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, इसको समझिए। दो बच्चे लीजिए, एक को हम ग्रामर में स्किल्ड करते हैं और एक को हम लैंग्वेज में स्किल्ड करते हैं। एक को हमने ट्रांसलेशन मेथड से ग्रामर को सिखाने का काम किया है, एक को हमने डायरेक्ट मेथड में लैंग्वेज को सिखाने का काम किया है, मतलब उसे कम्युनिकेट करने के लिए हमने एनवायरनमेंट रेडी किया है। आप देखोगे कि जिसने ट्रांसलेटेड मेथड से ग्रामर को सीखा है वो शुद्ध और मजबूत वाक्य जरूर बोलने में सक्षम होगा, बट संप्रेषण के कौशल उसके अंदर नहीं होंगे। ठीक है, सो उसी के संबंध में ये बात है, इसलिए 11 नंबर का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है वो हमें बताना है। तो देख लो क्या सत्य नहीं है, सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने होंगे। भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री सांस्कृतिक रूप से बोझिल हो। नोटिस कीजिएगा, वो कह रहे हैं कि भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री जो है वो सांस्कृतिक रूप से बोझिल हो, दबी हो। तो इसके चांसेस वैसे कम लग रहे हैं, ये उत्तर सही होना चाहिए कि सत्य तो नहीं लग रहा है ये। ठीक है, एक अच्छी पाठ्य विषय वस्तु में सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल हों, बिल्कुल सही है। अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर हो, ये भी सही है। अच्छी पाठ्य सामग्री वह जो खूब लंबी हो, खूब लंबी से अर्थ है मीन यहाँ पर कि विस्तृत हो, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग आ चुके हैं। भाषा स्वयं में एक, यहाँ पे जो फिल करने के लिए ब्लैंक है उसे फिल करना है, तो उत्तर बनेगा आपका, देखो, सरल, जटिल, तार्किक। पहली चीज़ तो भाषा में तार्किक वाली कोई बात नहीं है, जटिल हम कहेंगे नहीं। और सरल, भाषा स्वयं में एक सरल व्यवस्था नहीं भैया, नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, सो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो गया होगा। जो विद्यार्थी, जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, उन्हें इस प्रश्न का या इससे पहले
प्रश्नों का उत्तर देने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को ठीक से देखेंगे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो इसमें सबसे ज़्यादा अंतर का जो मुख्य आधार होता है वो है भाषा का परिवेश। ओके, चलिए भाई देखो, दोनों के लिए परिवेश चाहिए होता है। दोनों को सीखने के लिए आधार क्या बनेगा? लैंग्वेज एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। कह रहे हैं कि व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब ये जो इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है इसकी बात हो रही है ना। आप चीज़ों को यहाँ से देखिएगा और सेंटेंस को यहाँ तक पढ़िए तो आप देख रहे होगे कि बोलने में काफ़ी उतार चढ़ाव जैसा महसूस हो रहा है। कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो क्या बनेगा? अनुतान। अनुतान को इंग्लिश में बुलाया जाता है इंटोनेशन। क्या बुलाते हैं? इंटोनेशन बुलाते हैं। आप इसको लहजा भी कह सकते हो, या बोलने का ढंग, या बोलने के दौरान स्वरों का उतार चढ़ाव, या हाई पिच या लो पिच भी कह सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंग्लिश, संस्कृत मतलब तीनों भाषाओं के पेडागोजी सेक्शन में ज़रूर आता है, इसलिए हिंदी में इसे अनुतान या लहजा कहते हैं, इंग्लिश में इसको इंटोनेशन के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और इस सेशन को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की क्लास को यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि रोज़ की तरह 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और बहुत प्रेम से किए हैं, बहुत धीरज के साथ करे हैं। आशा है कि आप सबको पसंद आएंगे। और दूसरी बात है कि ये सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए कि बेटा आज से तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। जब आप परीक्षा दे के वापस आओगे ना, तब आपको लगेगा कि आपने क्या सीखा है हमसे। ठीक है, और हाँ, एक बात फिर मैं बोलना चाहूँगा कि हमने आपको सिखाने की कोशिश करी है और सिखाने के लिए ही मैं आया हूँ। तो जिन विद्यार्थियों को सीखना है वो मेरे साथ जुड़ें और आगे बढ़ें। आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू सो मच।